नमस्कार साथियों, 10वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत गद्य खंड का तीसरा पाठ ततारा वामीरो कथा, जिसके लेखक हैं लीलाधर मंडलोई, और इस पाठ का यह तीसरा भाग और अंतिम भाग है। हमने पहले वीडियो में लेखक परिचय और कुछ अंडमान निकोबार के बारे में संक्षिप्त में चर्चा किया। इसके बाद दूसरा वीडियो सारांश के बारे में संक्षिप्त चर्चा किए। अब उसी कड़ी में यह तीसरा वीडियो जो सारांश के तौर पर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो चलते हैं ततारा वामीरो कथा के अगले भाग की ओर। हमने पिछले में बताया था कि ततारा और वामीरो दोनों समुद्र के किनारे मिलते हैं। ततारा वामीरो के सौंदर्य पर इतना मुग्ध होता है कि वह अपना सुध-बुध खो बैठता है और उस ततारा को गाना पूरा करने का निवेदन करने लगता है। लेकिन ततारा की इस कथन से वामीरो सहमत नहीं होती। वह ततारा के उस प्रश्न का उत्तर देने को जरूरी नहीं समझती और वह गाना पूरा नहीं करना चाहती, और न ही उन्होंने किया। अंत में वह अपने सामने उस दूसरे गांव के युवक के प्रश्न को सुनकर, उस युवक को देखकर वह आश्चर्यचकित थी। उसका कोई जवाब नहीं देती और वह गांव के नियम को बताने लगती। अंत में जब वह चलने लगती है तब ततारा उसके सामने याचना करने लगता है, अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने लगता है, कहने लगता है कि मैं विचलित हो गया था। आप अपना नाम बता दो, ऐसा वह निवेदन करती हैं। ततारा के सामने वह वामीरो कुछ दूर जाकर अपने गांव की ओर चलने लगती। उसी समय जाते जाते वह अपना नाम बताने लगती हैं, वामीरो। वामीरो बोलती। वह वामीरो शब्द ततारा के कानों में ऐसा सुनाई देने लगता मानो कोई वह रस घोलती आवाज़ हो, मधुर आवाज़ के साथ। और वह ततारा अपना भी नाम बताने लगता, कहने लगता, मेरा नाम ततारा है। कल मैं इसी समुद्री किनारे पर, इसी चट्टान के पास, पत्थर के पास आपकी प्रतीक्षा करूँगा, आपकी बाट जोहूँगा, आप जरूर आना। वामीरो अपने गांव की तरफ तेजी से भागती हुई चली जाती है, घर पहुंच जाती है। घर जाकर वह अपने आप को बेचैन महसूस करने लगती हैं। उसके आँखों के सामने ततारा का वही चेहरा, वही दृश्य सामने दिखाई देने लगता, क्योंकि वह भी ततारा के बारे में तरह तरह की बातें सुन चुका था। लेकिन वही ततारा वामीरो के सामने बिल्कुल अलग रूप में प्रस्तुत हुआ। बिल्कुल ही सुंदर तो था, बलिष्ठ, बेहद शांत, सभ्य और भोला, जैसा कि वह वामीरो अपने जीवन साथी के बारे में सोची थी। लेकिन वहाँ की परंपरा के वह विरुद्ध था, क्योंकि ततारा का गांव अलग था, वामीरो का गांव अलग था।
दोनों का संबंध वहाँ की परंपरा से मेल नहीं खाता था, इसलिए उस घटना को भूल जाना ही उचित समझा। लेकिन ततारा के लिए ये संभव नहीं था उसको भूलना। बार बार उसकी आंखों के सामने में भी ततारा का वह दृश्य सामने दिखाई देने लगता, किस तरह से वह उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। ऐसे लगने लगा मानो बिना पलक झपकाए उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। संध्या का समय हो चला था, रात्रि हो गई। रात किसी तरह व्यतीत हुआ। दोनों के हृदय व्यतीत थे। ततारा भी वामिरों को देखकर मोहित थी और वामिरो भी ततारा को देखकर मोहित थी। किसी तरह वह दिन बिल्कुल बोरियत, उबाऊ, नीरस व्यतीत होने लगा, क्योंकि दोनों को उस शाम की प्रतीक्षा थी। ततारा के लिए मानो उनके पूरे जीवन की प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, रोमांचित भी। दिन ढलने के पहले ही वह उसी समुद्री किनारे पर, उसी चट्टान पर पहुंच गया। वामिरों को प्रतीक्षा में एक एक पल मानो पहाड़ की तरह भारी लग रहा था। प्रतीक्षा देखे होगे कितना मुश्किल होता है, और प्रतीक्षा करना बहुत लंबा लगता है। तो इस तरह से वह मानो एक एक पल उसके लिए एक एक घंटों के जैसा प्रतीत हो रहा था। वह मन में सोच भी रहा था कि शायद वह नहीं आई तो क्या होगा। जैसे जैसे सूर्यास्त का समय बढ़ते जाता, ततारा की प्रतीक्षा भी उतनी ही व्यग्र होती चली जाती। बस आस की एक किरण के जैसे था, जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी, क्योंकि जैसे ही सूर्य डूबा मानो ततारा उस वामिरों के आने की प्रतीक्षा समाप्त हो जाती। इसलिए उस सूर्य की किरण के साथ ही मानो उसके आने की उम्मीद की किरण उसको एक तरह से आशा की किरण नजर आती थी। थोड़ी देर बाद वह वामिरों के गांव की ओर नजरें दौड़ाता। अचानक नारियल के पेड़ों के बीच से, झुंड के बीचों में से एक कुछ आकृति दिखाई देने लगी। कुछ और नजदीक आ गई। उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फूला न समाया, मुहावरे है। सचमुच वह वामिरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी, डरी हुई थी, अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी। बीच बीच में इधर उधर देख रही थी। जैसे कोई व्यक्ति चोरी करता है या गलती करता है तो वह डरा हुआ होता है, अगल बगल देखता है, आगे पीछे देखता है। सेम वैसे ही वामिरो भी देख रही थी, क्योंकि वह उस गांव की परंपरा के विपरीत काम कर रही थी। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर रुक गई। दोनों बिल्कुल मौन थे। दोनों आमने सामने खड़े थे, एक दूसरे को देख रहे थे। शब्द कुछ भी नहीं था, केवल दोनों के अंदर में एक प्रेम की भावना बह रही थी। एकटक निहार रहे थे दोनों एक दूसरे को। सूरज समुद्र की लहरों में धीरे धीरे अस्त होने लगा, खोने लगा। थोड़ा सा अंधेरा होने लगा। अचानक वामिरो सचेत हुई और अपने घर की तरफ, अपने गांव की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वहीं पर बिल्कुल निश्चल होकर, शब्दहीन, मौन होकर खड़ा हुआ था। अब यह दोनों की
डेली रूटीन बन गया, प्रतिदिन की दिनचर्या बन गई। रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत अर्थात मूर्ति के समान एक दूसरे के सामने आकर के खड़े हो जाते, एक दूसरे को देखते। इस प्रतिदिन की घटना को लपाती के कुछ युवकों ने देख लिया और खबर मानो हवा की तरह फैल गई, क्योंकि वामिरो लपाती गांव की थी और ततारा पासा गांव का था। देखिए, दोनों का गांव का नाम याद रख लीजिए। वामिरो के गांव का नाम है लपाती और ततारा के गांव का नाम है पासा। तो इस तरह से दोनों का संबंध होना संभव नहीं था, क्योंकि वहाँ की रीति, वहाँ का कस्टम ट्रेडिशन ऐसा था कि शादी ब्याह करने के लिए दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। ततारा और वामिरो दोनों का गांव अलग अलग था, इसलिए दोनों गांव के लोगों ने उनको समझाने बुझाने का प्रयास हुआ, लेकिन दोनों नहीं माने। वे प्रतिदिन संध्या के समय उसी समुद्री किनारे पर, लपाती के समुद्री किनारे पर दोनों मिलते रहे। दोनों गांव में अफवाह उड़ती खबर फैलने लगी। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में अच्छे ताकतवर पशुओं के प्रदर्शन के अलावा वहाँ के युवकों से उसकी शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती थी। ये वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग उसमें हिस्सा लेते। बाद में नृत्य संगीत और खाने पीने का भी आयोजन होता था। जैसे बुल फाइटिंग, स्पेन में होता है ना बुल फाइटिंग, जैसे तमिलनाडु का जल्लीकट्टू होता है, उसी तरह से वहाँ पर हिष्ट पुष्ट पशुओं के साथ तगड़े युवाओं का एक तरह से कंपटीशन होता है। और उस पशु मेले में जो पासा गांव में होता था, ध्यान रखिए, उस पासा गांव में होता था, और उस प्रतियोगिता के बाद नृत्य संगीत भी होता था, खाने पीने का भी आयोजन होता था। शाम के समय सभी लोग पासा गांव में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे कार्यक्रम शुरू हुआ, लेकिन ततारा का मन बिल्कुल उधर नहीं था, क्योंकि उनकी आंखें तो वामिरों को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड के पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा, क्योंकि समुद्री का किनारा है, समुद्र किनारे नारियल वगैरह के पेड़ बहुत मिलते, तो इसलिए नारियल के झुंड के बीच से कोई देखता हुआ दिखाई दिया। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वह वास्तव में वामिरो थी, जो लोगों के डर के कारण सामने नहीं आ रही थी। उसकी आंखों में आंसू आंसू थे, होंठ कांप रहे थे। जैसे ही ततारा को सामने देखा, वह फूट कर यानी जोर जोर से रोने लगी। ततारा भी थोड़ा भावुक हो गया, उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज़ और ऊंची होने लगी। ततारा को समझ नहीं आया, वह किंग कर्तव्य विमूढ़ था, क्या करें क्या ना करें समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि सामने वह दूसरे गांव की लड़की थी, जोर जोर से रो रही है, क्या करना समझ नहीं आ रहा था। वामिरो के रोने की आवाज़ को उसकी माँ पहचान गई, सुन लिया। जैसे कोई बच्चा अपने घर से दूर गली में जाकर रोता है, तो पर भी उसकी माँ उस बच्चे की आवाज़ को पहचान जाती है कि ये मेरा बेटा है, उसके रोने की आवाज़ है, और घर से निकल जाती है। सेम उसी तरह से उस वामिरो की आवाज़ को सुनकर वहाँ पर पहुँची, और ततारा और वामिरो को आमने सामने खड़े होकर देखकर वह आग बबूला हो उठी। मुहावरे है आग बबूला होना। अत्यधिक क्रोधित हो उठी, और सारे गांव की मौजूदगी में, क्योंकि वहाँ पर पशु मेले का आयोजन था, पशु पर्व का आयोजन था, वहाँ पर अलग अलग गांव के लोग इकट्ठे हुए थे, सभी गांव वालों की उपस्थिति में उसे ऐसा
दृश्य कि एक लड़का एक लड़की दूसरे गांव का आमने सामने खड़े हों, एक रो रही हो, अपनी बेटी को रोते हुए देखकर उस दूसरे पुरुष के सामने देखकर उसको अपमान लगा। इस बीच उनके लपाती गांव के लोग भी आ गए और सब लोग ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। ततारा के विरोध में आवाज उठने लगी। ततारा के लिए बिल्कुल असहनीय था। वामीरो इसके बाद भी रोए जा रही थी। तब ततारा क्रोधित हो गया और गुस्से में आकर उन्होंने वहाँ की जो ट्रेडिशन था, परंपरा था, विवाह की निषेध परंपरा पर बहुत गुस्सा था और अपनी उस असहायता पर, यानी वह कुछ कर नहीं पा रहा था, उससे उनको चिढ़ था। वामीरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम नहीं था कि क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए। अचानक उसकी हाथ उस तलवार की मुठ पर जा टिका जिसको वह हमेशा अपने कमर में बांधे रहता था, जो लकड़ी का था। और लोगों में क्या मान्यता थी, उसमें देवी शक्ति मानते थे। क्रोध में उसने उस तलवार को निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध उस आग की तरह बढ़ रहा था। लोग बिल्कुल डर गए। जैसे ही वह तलवार निकाला सब डर गए, सहम गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। अभी तक सब लोग उसको दोषारोपण कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे, गाली दे रहे थे, सब बंद हो गया। ततारा को कोई रास्ता नहीं सूझा। उसने क्रोध में आकर उस तलवार को जोर से जमीन में गाड़ दिया और गाड़ करके घोंप करके अपनी ताकत से उसे खींचने लगा। इतना ताकत लगाया, जमीन को मानो काटने लगा, जैसे कोई बच्चा केक को चाकू से काटता है। ऐसा वह धरती को अपने उस लकड़ी की तलवार से काटने लगा। बिल्कुल पसीने से तरबतर हो गया था। वह पसीने से नहा उठा। सब डरे हुए थे, घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहां तक वह तलवार की लकीर खींची गई थी, वहां एक दरार होने लगी और गड़गड़ाहट की आवाज के साथ वह जमीन दो भागों में बंटने लगी, फटने लगी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। द्वीप के उस अंतिम सिरे तक, समुद्र के किनारे तक वह काटते काटते अपने तलवार से जा रहा था। सब लोग डरे हुए थे। लोगों ने कभी ऐसे दृश्य की कल्पना नहीं की थी। सब लोग कांप उठे। उधर वामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी। ततारा ततारा ततारा। उसकी करुण आवाज, करुण चीख मानो उस गड़गड़ाहट में डूब गई। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। दोनों एक एक किनारे पर हो गए। धरती के फटे हुए एक हिस्से पर ततारा हो गया, दूसरे हिस्से पर वामीरो हो गई। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को वह काटता हुआ गया। जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो भागों में विभाजित हो गया, डिवाइड हो गया। एक तरफ ततारा था, दूसरी तरफ वामीरो। ततारा को जैसे ही होश आया, उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। वह समुद्र में वह द्वीप धीरे धीरे धंसने लगा। वह छटपटाने लगा, छलांग लगाकर दूसरा किनारा थामना चाहा, लेकिन पकड़ नहीं पाया। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह पर फिसल रहा था। उसके मुंह से केवल एक ही चीख बार बार सुनाई दे रही थी, वामीरो वामीरो वामीरो। उधर
दूसरे तरफ वामिरो भी वही पुकार रही थी, ततारा ततारा ततारा। ततारा बिल्कुल लहूलुहान हो चुका था। वह अचेत हो गया और कुछ देर बाद उसका कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। वह चला गया, समुद्र में बह गया। इधर वामिरो उस ततारा की याद में पागल हो उठी। वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती जहां पहले वह जाकर के समुद्र के किनारे मिलती थी। घंटों वहां पर बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया, परिवार से बिल्कुल अलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कहीं कोई पता नहीं चल सका। इस तरह से दोनों, ततारा और वामिरो, मानो उस समुद्र में डूब गए और दोनों ने अपनी जान दे दी। आज उस द्वीप समूह में न तो ततारा है और न ही वामिरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मानना है कि ततारा की तलवार से जो कार निकोबार के टुकड़े हुए, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से 96 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकोबार के लोग इस घटना के बाद दूसरे गांवों में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे और जो पुराना ट्रेडिशन था, विवाह निषेध की परंपरा था, वह समाप्त हो गया। ततारा वामेरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। इसलिए उन दोनों प्रेमी व्यक्ति, युगल प्रेमी के बलिदान की कथा अंडमान निकोबार में आज भी लोक कथा के तौर पर सुनाई जाती है, बताई जाती है। शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए था, अर्थात वे दोनों त्याग नहीं करते, अपनी जान नहीं देते, तो शायद ये परंपरा आज भी वहाँ होती। लोग एक दूसरे के गांव में शादी ब्याह नहीं करते, एक दूसरे के गांव में कोई संबंध नहीं बना सकते। लेकिन उन दोनों के उस प्रेमी युगल के बलिदान ने उसकी वहाँ की जो ट्रेडिशन था, वहाँ की परंपरा थी, उसको बदल दिया और लोग उस पुरानी परंपरा को छोड़ दिए, आपस में मिलजुल कर रहने लगे, शादी ब्याह करने लगे। तब से वहाँ के लोग इन दोनों की याद में एक कथा के तौर पर ततारा वामिरो कथा के नाम से लोगों को सुनाते हैं और वहाँ के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी उस ततारा वामिरो के बलिदान को, उनकी कुर्बानी को याद करते हैं। तो इस तरह से साथियों, हमारा यह ततारा वामिरो कथा नामक पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इस तरह से ततारा वामिरो के संबंध में यह तीसरा वीडियो का अंतिम भाग है। हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।